नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। किसान, गरीब, बेरोजगार और युवाओं के लिए कई वादे। भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना, कहा देश तोड़ने वाला है पार्टी घोषणा पत्र। अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, पत्नी को एग्जाम दिलाने आए युवक की दबकर मौत। और एसीबी की टीम ने पंचायत समिति के लिपिक को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। एफडी कराने के लिए मांगे थे रुपए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के महासंग्राम के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक एक कर पार्टी ने बड़े वादों का पिटारा खोला और इसे जन आवाज का नाम दिया गया है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी राहुल के साथ मौजूद रहे। घोषणा पत्र के कवर पेज पर लिखा गया है, हम निभाएंगे। 55 पन्नों के घोषणा पत्र को 6 हिस्सों में बांटा गया है। काम, दाम, शान, सुशासन, स्वाभिमान और सम्मान। लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान, गरीब, बेरोजगार और युवाओं के लिए कई वादों के साथ ही राजद्रोह खत्म करने और पूर्वोत्तर के राज्यों में सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देने वाले सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून में संशोधन का ऐलान किया है। जन आवाज नाम से जारी घोषणा पत्र में राजद्रोह की धारा 124A को घटाने का वादा किया गया है। कहा गया कि इस कानून की प्रासंगिकता खत्म हो गई है और अब इसकी जरूरत नहीं रह गई है। घोषणा पत्र में लिखा गया है कि इस धारा का बहुत दुरुपयोग किया गया है। मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है। और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल। गरीबी पर वार 72,000। कांग्रेस के घोषणा पत्र के लागू होते ही सियासत का दौर गर्मा गया है और ऐसे में भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि कांग्रेस देश को तोड़ने की साजिश कर रही है। राहुल गांधी ने देश से खतरनाक वादे किए हैं। कांग्रेस पार्टी जिहादियों की रक्षा कर देश को बांटना चाहती है। अरुण जेटली ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वादे कभी भी पूरे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देशद्रोह से जुड़े मामलों में बदलाव की बात कही है। क्या देशद्रोह के मामलों में बदलाव करना देश की एकता से खिलवाड़ नहीं करता? मैनिफेस्टो में यह कहा गया कि जब वो वायदा करते हैं उसको निभाते हैं, लेकिन जानकारियों के अभाव में जो वायदे किए जाते हैं और ऐसे वायदे जो किए जाते हैं जिनको कभी लागू नहीं किया जा सकता, जो अपने आप में खतरनाक हैं, तब तो जनता उनको ये अवसर नहीं देगी। इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडाज हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं और जो कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से गांधी परिवार की, नेहरू गांधी परिवार की ऐतिहासिक भूल थी जम्मू कश्मीर के संबंध में, जिसके लिए देश कभी उनको माफ नहीं कर सकता। ओडिशा के कालाहांडी में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों को गरीब रखने की साजिश रची और ऐसी साजिश जिसका पाप ये कभी नहीं धो पाएंगे। हर चुनाव में गरीब उम्मीदों के साथ इनके साथ जुड़ा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इन दलों ने गरीबों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद यहां गरीबों की स्थिति में हम सुधार करके रहेंगे। जो काम 70 साल में नहीं हुए वो हम 5 साल में करेंगे।
पीएम मोदी ने कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का कितना ज्यादा पैसा बिचौलियों के पास जा रहा था, काले धन में बदल रहा था। ये लीकेज बंद करने का काम केंद्र की भाजपा सरकार ने किया है। हार्दिक पटेल की आम चुनाव में उतरने की उम्मीदों को सुप्रीम कोर्ट से भी करारा झटका लगा है। 2015 में गुजरात के मेहसाणा में दंगा भड़काने के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की याचिका पर शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित करने की याचिका को रद्द कर दिया था। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के मुताबिक हार्दिक पटेल अपनी सजा के कारण इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस कानून के तहत 2 साल या इससे अधिक की सजा पाए नेताओं को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन से उभरे 25 साल के हार्दिक पटेल ने 12 मार्च को कांग्रेस में शामिल होने के बाद जामनगर से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से टिकट का भी आग्रह किया था, लेकिन हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनकी तैयारियों पर पानी फेर दिया है। जामनगर लोकसभा सीट पर नामांकन के लिए 4 अप्रैल आखिरी तारीख है। ऐसे में शीर्ष अदालत की ओर से मामले की सुनवाई से इनकार से साफ है कि हार्दिक अब चुनावी समर में नहीं उतर सकेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी और हाथी की प्रतिमाओं पर पैसा खर्च करने के मामले में हलफनामा पेश किया है। उन्होंने शहरों में अपने द्वारा बनाई गई मूर्तियों की स्थापना को सही ठहराया और कहा कि ये लोगों की इच्छा थी। मायावती ने हलफनामे में कहा कि विधानसभा की इच्छा का उल्लंघन कैसे करूं? इन प्रतिमाओं के माध्यम से विधानमंडल ने आदर व्यक्त किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री रहते हुए इन मूर्तियों के लिए उनकी तरफ से बजट का उचित आवंटन किया गया था। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि ये पैसा शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए या अस्पताल पर। यह एक बहस का सवाल है और इसे अदालत द्वारा तय नहीं किया जा सकता। प्रतिमाएं लोगों को प्रेरणा देने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने हाथियों की प्रतिमाओं पर कहा कि ये प्रतिमाएं केवल वास्तुशिल्प की बनावट है और ये बसपा के प्रतीक चिन्ह का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। मायावती ने अपने हलफनामे में कहा कि अनुसूचित जाति के नेताओं द्वारा बनाई गई मूर्तियों पर ही सवाल क्यों? भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों द्वारा जनता का पैसा इस्तेमाल किए जाने पर सवाल क्यों नहीं? इस हलफनामे में मायावती ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार पटेल और जयललिता की मूर्तियों का हवाला भी दिया है। शेयर बाजार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सेंसेक्स अब तक के इतिहास में पहली बार 39,000 के पार जाकर बंद हुआ। इस दौरान निफ्टी ने भी नया कीर्तिमान बनाते हुए 11,710 के पार चला गया। सेंसेक्स 184.78 अंक की बढ़त के साथ 39,056.65 के स्तर पर और निफ्टी 44.05 अंक की तेजी के साथ 11,713.20 के स्तर पर बंद हुआ है। इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स ने दिन भर के कारोबार में 2 बार 39,000 अंकों का स्तर छुआ, लेकिन कारोबार के अंत में यह गिरकर नीचे आ गया। बिजली कंपनियों के शेयर सुर्खियों में रहे क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के सर्कुलर पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद आज पावर शेयरों में जोरदार बढ़त देखने को मिली और बीएसई का पावर इंडेक्स 6 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ। अपनी पत्नी को एग्जाम दिलाने ले जा रहे एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में हुआ। दरअसल मृतक मनीष अपनी पत्नी को एग्जाम दिलाने संत जयाचार्य कॉलेज सेंटर पर लाया था। पत्नी को एग्जाम सेंटर पर छोड़कर वह एक पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। इस दौरान बजरी ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की लापरवाही से पलट गई, जिससे पेड़ की छांव में खड़े युवक मनीष उसके नीचे दब गया। हादसे में जब तक पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मनीष को बाहर निकालती, तब तक उसने दम तोड़ दिया। मृतक मनीष सांगानेर का रहने वाला था। चित्तौड़गढ़ राजसमंद के भ्रष्टाचार निरोधक दल ने जिले के भदेसर पंचायत समिति के लिपिक को 10,000 रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत परिवादी से 1 लाख के रुपए की एफडी कराने के एवज में ली जा रही थी। एसीबी की टीम ने घूसखोर लिपिक को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। गौरतलब है कि चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर निवासी परिवादी ने एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद दर्ज कराया, जिसमें उसके पिता की मृत्यु 2 वर्ष पूर्व हो गई थी, जिनका श्रमिक कार्ड बना हुआ है।
श्रम विभाग से 2 लाख रुपए सहायता राशि परिवादी के नाम स्वीकृत हुई, जिसमें से 1 लाख रुपए परिवादी को नकद दे दिए गए और 1 लाख रुपए की एफडी कराने के लिए पंचायत समिति भदेसर के कनिष्ठ सहायक द्वारा रिश्वत के नाम पर 30,000 रुपए मांगे गए, जिस पर एसीबी द्वारा सत्यापन कराया गया तो उक्त घूसखोर बाबू 25,000 रुपए लेने पर सहमत हुआ। परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 20,000 रुपए पर एक बार फिर से सहमति बनने के बाद जिला मुख्यालय पर एसीबी कार्यालय के समीप ही घूसखोर बाबू रूपशंकर परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए एसीबी टीम द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के 12 फरवरी को जारी किए गए उस सर्कुलर को रद्द कर दिया, जिसमें उसने बैंकों से 2,000 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों को दिवालिया प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने को कहा था। आरबीआई ने 12 फरवरी 2018 को एक सर्कुलर जारी करते हुए बैंकों से कहा था कि इन कंपनियों को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत लाने को कहा था, जिनका एनपीए समाधान 180 दिन में पूरा नहीं हो जाए। इस सर्कुलर को तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल ने जारी किया था। हालांकि इस सर्कुलर का विरोध शुरुआत से ही होने लगा था, लेकिन इसको वापस लेने पर केंद्रीय बैंक राजी नहीं हुआ था। इस सर्कुलर का नाम लोगों ने 12 फरवरी सर्कुलर रख दिया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के सर्कुलर को गैर संवैधानिक और अल्ट्रा वीरस बताया। इसका मतलब ये है कि आरबीआई ने अपनी कानूनी अधिकारों से आगे जाकर काम किया। एसआर पावर, जीएमआर एनर्जी, केएसके एनर्जी, रतन इंडिया पावर और एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स ने आरबीआई के सर्कुलर को कोर्ट में चुनौती दी थी। परमाणु सहेली के नाम से जानी जाने वाली डॉक्टर नीलम गोयल ने अवेयर एम्प्लॉयमेंट कैंपेन के तहत पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में डॉक्टर नीलम ने बताया कि युवा ग्रामीण विकास चुनौती के तहत अपने गांव, शहर और नगर की समस्याओं को ढूंढकर अवेयर एम्प्लॉयमेंट कैंपेन से सीधे जुड़ेंगे। अवेयर इंडिया चुनौती 2019 के तहत जल्द ही अखबारों में एक विज्ञापन निकालेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में करीब 1 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं। इन ग्रामीण परिवारों के पास 257 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इसमें 183 लाख हेक्टेयर पर खेती की जाती है और राजस्थान का 85% हिस्सा सूखता जा रहा है। और राजस्थान को यदि हम देखें तो एक उत्तरी और पश्चिमी जो इलाका है, जहाँ बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, वहाँ पर कोई भी नदी नहीं है, केवल एक गंग नहर है। तो यमुना नदी साबरमती नदी से जुड़ेगी। ये योजना सन 82 की है। तो राजस्थान का जो 85% हिस्सा जो रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, उसको हम रोक सकते हैं। और दूसरा है अपना जो दक्षिणी और पूर्वी जो इलाका है, उसमें केवल 2 ही नदियाँ हैं जो 12 महीने बहती हैं, अपना चंबल और माही। बाकी की ब्राह्मणी, बनास, गंभीरी, पार्वती, ये नदियाँ हमारी सीजनल हैं, मतलब 9 मंथ सूखी रहती हैं। बरसात के दिनों में उनमें पानी आता है और बारिश के मौसम में 14,000 लाख घन मीटर पानी बरसता है, जो वेस्ट होता हुआ बंगाली खाड़ी में चला जाता है। तो राजस्थान में यदि यमुना साबरमती नदी जुड़े तो राजस्थान को मतलब सूखा होने से बचा सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।